पूंजी प्रधान तकनीक में वो सोचते हैं कि श्रम का प्रयोग नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी वस्तु का निर्माण। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से इनके फंडामेंटल बेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसे बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। तो इसके अर्थ को समझाने के लिए मैं आपको दो पार्ट में समझाता हूं। पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है और पेपर में जो आएगा कैसे लिखना है वो आपको मैं यहां समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप केंद्रीय समस्याएं समझना चाहते हैं तो जो केंद्रीय समस्याएं जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये इसका मतलब क्या है। देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि क्या केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालती हैं। और ये जो केंद्रीय समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं आर्थिक समस्याओं के कारण। अब भाई, आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं ये समझ लीजिए। भाई, केंद्रीय समस्या किसकी वजह से होती है? आर्थिक समस्याओं के कारण उत्पन्न। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? आर्थिक क्रियाओं के कारण। अब भाई, आर्थिक क्रियाओं के कारण जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसी के कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है एक इकोनॉमी में। और ऐसी आर्थिक समस्याएं जो एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डाले, उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय समस्याएं। मेन चीज आप ये समझिए कि केंद्रीय समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, जो जिसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। और केंद्रीय समस्याएं आर्थिक समस्याएं होती हैं और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारी आर्थिक क्रियाओं के कारण। तो आर्थिक क्रियाओं के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्याएं। और ऐसी आर्थिक समस्याएं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव डाले, उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय समस्याएं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट आपने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई केंद्रीय समस्याएं एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, तो इसके तीन कारण हैं। पहला कारण केंद्रीय समस्या भाई मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। भाई, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। तो उसके पीछे तीन कारण है। पहला, मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। दूसरी बात, हमारे जो संसाधन है यानी संसाधन या साधन जो है, हमारे संसाधन दुर्लभ है। हमारे संसाधन जो है वो क्या है? दुर्लभ है। यानी अगर हम अपनी आवश्यकताओं से अपने संसाधनों को तोले तो हमारी आवश्यकताएं तो बहुत ज्यादा है जबकि संसाधन हमारे बहुत कम है। मैं उल्टा कर गया हूं तो कोई बात नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई सिंपल सी बात है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। अगर हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को हमारे उपलब्ध संसाधनों के से कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे संसाधन बहुत कम है हमारी आवश्यकताओं के कारण, जिसकी वजह से हमारे संसाधन क्या है? दुर्लभ संसाधन है। यानी हमारे संसाधन लिमिटेड हैं जबकि जो हमारी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। और तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये आती है कि इन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अब वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है दोस्तों, वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है कि एक संसाधन का एक से अधिक कार्यों में काम करना। जैसे एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, जैसे श्रम है।
श्रम से आप खेती करवा सकते हो, ठीक है, फैक्ट्री में काम करवा सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ये आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल से आप मैसेज भेज सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, आप क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इंटरनेट चला सकते हो। तो रिसोर्स आपका एक है बट उसके ऑल्टरनेट यूज है, इसे ही हम कहते हैं संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये समझिए कि अगर एग्जाम में लिखना हो कि केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, तो आप लिखेंगे कि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ हैं और उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। इसी के कारण जो एक देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दुर्लभ होने के कारण, उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण जो भी समस्याएं, यानी जो चयन की समस्याएं उत्पन्न होती है या जो संसाधनों के आवंटन की समस्या उत्पन्न होती हैं, और जो ऐसी समस्याएं होती हैं जो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डाले, उन्हें ही दोस्तों हम कहते हैं केंद्रीय समस्याएं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। अब मैं केंद्रीय समस्याओं के जो महत्वपूर्ण प्रकार है, वैसे तो 5 महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्याएं होती हैं। पहली, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चौथी, संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया कैसे किया जाए। और 5वीं, संसाधनों का विकास कैसे किया जाए। बट 11th और 12th के सिलेबस में आपकी ये 3 महत्वपूर्ण दे रखे, तो हम आज इन 3 पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि केंद्रीय समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जो संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण और उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण उत्पन्न होती है, और जिसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। ये मैंने आपको बात बेसिक में समझाई। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ऐसी आर्थिक समस्याएं जिसका प्रभाव एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे पड़े, उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय समस्याएं। और केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होने का कारण है कि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ है और उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण ही चयन की समस्या उत्पन्न होती है, जो आगे चल के आर्थिक समस्या को जन्म देती है, और आर्थिक समस्या उत्पन्न होने से संसाधनों के आवंटन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। अभी मैं इसे और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहला, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अपना प्यारा भारत, हमारा भारत बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये प्यारा सा भारत है हमारा, ठीक है, मैंने ये भारत बनाने की कोशिश की है। ये इंडिया है, ठीक है, भारत हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया है। अब इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारी जनसंख्या है, 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, ठीक है। अब भारत के इन लोगों को क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए और सेवाएं चाहिए अपने जीवन जीने के लिए। अब भारत में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन पाए जाते हैं। अब हमारी जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी डिजायर्स है या जो हमारी नीड्स है, वो अनलिमिटेड है। मतलब कम संसाधनों से ज्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी कैसे रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, यही हमें अर्थशास्त्र समझाता है। तो सबसे पहले इस जनसंख्या के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करना है? निर्माण करना है। तो पहली जो आर्थिक समस्या है जिसमें लिखा है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए क्या उत्पादन करें, यह समस्या, यह पहला पॉइंट देखिए, यह समस्या मुख्य रूप से वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के चयन से संबंधित है।
चेन से संबंधित है। अब देखिए बहुत ही संबंधित है। अब यही बात आपने याद रखनी है, यानी क्या उत्पादन किया जाए, ये जो समस्या है सबसे पहली समस्या है, सबसे मूलभूत समस्या है। भले कोई देश कितना भी अमीर देश हो, कितना भी गरीब देश हो, कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसके जो संसाधन होते हैं वो उसकी आवश्यकताओं से सदैव कम होते हैं, जिसके वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। और ऐसी आर्थिक समस्या जो पूरे देश की हो, जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़े, उसे ही हम कहते हैं केंद्रीय समस्याएं। और सबसे पहली केंद्रीय समस्या क्या, उत्पादन करें, जिसके अंतर्गत एक देश की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ता है, जो भी उसके पास उपलब्ध संसाधन है, भले वो प्राकृतिक संसाधन हो, भले वो मानव निर्मित संसाधन हो, जो भी उपलब्ध संसाधन है, तो उन उपलब्ध संसाधनों में से किन किन वस्तुओं का उत्पादन करे और किन किन वस्तुओं का उत्पादन ना करे, ये आर्थिक निर्णय लेना पड़ता है। तो ये समस्या क्या है, उत्पादन की चेन से संबंधित है। मेन वर्ड है उत्पादन की चेन से संबंधित है, यानी हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो उपलब्ध संसाधन है उनमें से किन किन वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे और किन किन वस्तुओं का उत्पादन हम नहीं करेंगे, सबसे मेन चीज। अब इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं, दो आर्थिक निर्णय। पहला आर्थिक निर्णय होता है किन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करें, किन वस्तुओं का उत्पादन करें और किन वस्तुओं का उत्पादन ना करें। क्योंकि दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि कोई भी देश हो, भले वो भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी देश हो, विकसित देश हो, अविकसित देश हो, अल्प विकसित देश हो, कैसा भी देश हो, उसके जो संसाधन होते हैं उसकी आवश्यकताओं से सदैव क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हमें हर देश की जनता को, हर देश की सरकार को अपने देश की जनता के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना पड़ता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि कितना भी अमीर देश हो, वो जितनी वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसलिए उसे निर्णय लेना होता है कि किन किन वस्तुओं का प्रयोग मतलब उत्पादन करें और किन किन का ना करें। सिंपल सी बात है। पहले ना आपको मैं दो चीजें समझाता हूं, जरा मेरी बात को समझिए, फिर और अच्छे तरीके से आपको क्लियर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि विक्की की पाठशाला आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती नहीं है, बल्कि समझाती है। रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं होता। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन। फिर आप समझिए उत्पादन के कारक क्या होते हैं, उत्पादन के कारक। फिर आपको ये समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन के लिए दो बातें आप याद रखिए। उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है या उत्पादन एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि की जाती है, उसकी उपयोगिता को बढ़ा के। यानी जब हम किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं तो उसके मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आप बाजार गए, आपने आलू, टमाटर, प्याज ये सब खरीदा और उससे एक सब्जी बना दी। तो जब वो कच्चा माल था, यानी कच्ची सामग्री के रूप में था, तब उसका मूल्य था कम। जब आपने उसको बना के और मार्केट में सेल किया, मान लीजिए आप लाए 10 रुपए का सामान और आपने उसको बेच दिया 15 रुपए में, तो 5 रुपए क्या होगी, मूल्य वृद्धि हो गई। अब 5 रुपए क्यों मूल्य वृद्धि होगी, इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि उपयोगिता में वृद्धि होगी। कच्ची सब्जी खाना थोड़ा अच्छा नहीं होता, जबकि उसको बना देते हैं तो वो खाने में स्वादिष्ट होती है, इसलिए उसकी उपयोगिता बढ़ गई। उपयोगिता बढ़ने से मूल्य वृद्धि हो गई। यानी उत्पादन क्या है, एक मूल्य वृद्धि प्रक्रिया है दोस्तों। अब उत्पादन जो होता है वो उत्पादन के कारकों पे निर्भर करता है, उत्पादन के कारकों पर निर्भर करता है। उत्पादन के कारक कहूं, उत्पादन के साधन कहूं या उत्पादन के आगत कहूं,
यानी इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, इनपुट। अब उत्पादन के कारक हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं प्राथमिक कारक और एक होते हैं द्वितीयक कारक। द्वितीयक प्राथमिक कारक में हमारे चार आ जाते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारे पास लिमिटेड है। और द्वितीय कारक में आ जाता है हमारा कच्चा माल, क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, पानी, बिजली, ये सब आ जाते हैं। तो देखिए श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम, ये सभी और कच्चा माल, ये सभी उत्पादन के कारक कहलाते हैं। अब उत्पादन के कारक क्या होते हैं? उत्पादन के कारक उन सभी चीजों को कहा जा सकता है जो उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता देती है। अगर आपको पनीर की सब्जी बनानी है तो आप बाजार से पनीर तो खरीदोगे ना, तो जो पनीर, जो कच्चा पनीर आप खरीद के लाए, वो है आपका उत्पादन का कारक। और जो पनीर बन के तैयार हो गया आपके डिश, वो हो गया आपका उत्पादन। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, उत्पादन के जो कारक होते हैं किसी भी देश के पास, यानी श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम और कच्चा माल, ये क्या होता है, लिमिटेड होता है, कम होता है, यानी सीमित मात्रा में होता है। जबकि वस्तुएं चाहिए होती है आज सीमित मात्रा में। तो हम उत्पादन के कारक सीमित होते हैं, इसीलिए हमें बस कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, कौन कौन सी सेवाओं का उत्पादन करना है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है और किन किन सेवा का उत्पादन नहीं करना है, तो यही सबसे पहला हमें निर्णय लेना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उत्पादन ही सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। क्योंकि उत्पादन होगा तभी उपभोग होगा, और जब उपभोग होगा तो कुछ उसमें से बचत भी होगी, और वही बचत निवेश में बदलेगी, निवेश होगा, आपस में एक्सचेंज होगा। तो चार महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं होती हैं, पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश और चौथा हमारा होता है विनिमय। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझाई। तो क्या उत्पादन करें, ये जो समस्या होती है, मुख्य तौर से कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी सेवाएं उत्पादित करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है, ये बात करते हैं। जैसे एग्जांपल में और आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अगर हम विस्तृत रूप में बात करें और बहुत ज्यादा मोटे तौर पे बात करें तो हमारी कई प्रकार की वस्तुएं होती है। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, शांतिकालीन वस्तुएं होती हैं, शांतिकालीन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, युद्धकालीन वस्तुएं होती हैं, युद्धकालीन वस्तुएं होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। अगर देखिए आप एक बात समझिए, उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा। अगर उपभोक्ता वस्तु को बढ़ाया जाएगा तो भैया सिंपल सी बात है, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। यानी पहले तो ये निर्णय लेना होता है, पहले आर्थिक निर्णय में, कि कौन कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करें और कौन कौन सी का नहीं करें, कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें और कौन कौन सी नहीं, ऐसे ही इनमें। फिर हमें दूसरा आर्थिक निर्णय लेना होता है कि चयनित वस्तुओं या सेवाओं को कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी आर्थिक समस्या या केंद्रीय समस्या है किसी भी देश के, भले वो भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, अविकसित अर्थव्यवस्था हो, खुली अर्थव्यवस्था हो, बंद अर्थव्यवस्था हो, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, कैसा भी देश हो, हर देश को इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। ये मूलभूत आर्थिक समस्या है जो हर देश में पाई जाती है दोस्तों। तो पहली क्योंकि हर देश के पास, किसी भी देश के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जबकि आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती है। तो देश की सरकार को ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करें। पहला तो ये निर्णय है। फिर जोन सी वस्तुएं और सेवाएं हमने सिलेक्ट की है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इनका हम उत्पादन करेंगे, तो फिर हम क्वांटिटी
की डिमांड यानी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा में करें। अगर हम उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या को बढ़ाएंगे तो पूंजीगत वस्तुओं की संख्या कम हो जाएगी, और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम शांतिकालीन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो युद्धकालीन वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो विलासिता यानी लग्जरी गुड्स की उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अभी और अच्छी तरीके से ये बात मैं आपको क्लियर करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। देखिए पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उसमें मैंने आपको बताया था बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है, चयनित वस्तुओं में से कितनी मात्रा का उत्पादन करना है। बाजार अर्थव्यवस्था में ये निर्णय लिए जाते हैं बाजारी शक्तियों के आधार पर। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में देश की सरकार ये निर्णय लेती है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर लेते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमने ये जाना कि क्या उत्पादन करें। ये जो केंद्रीय समस्या है ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के चेन से संबंधित है, यानी हमें चुनना है कि हम किन किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। पहली बात, किनका नहीं करेंगे पहले आर्थिक निर्णय में। दूसरे आर्थिक निर्णय में हम देखेंगे कि जिन वस्तुओं को हमने चुना है उत्पादन के लिए उनकी कितनी मात्रा का उत्पादन करेंगे। अगर एक का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे का उत्पादन घट जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपने 1 किलो आटा गूंथा, अब उस 1 किलो आटे में से आपने पराठे भी बनाने हैं और रोटी भी बनानी है। अगर आप पराठे ज्यादा बनाओगे तो रोटी की संख्या कम हो जाएगी, रोटी ज्यादा बनाओगे तो पराठे की संख्या कम हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचुरल सी बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके परात में या जो प्लेट है उसमें आटा एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो ऐसे आप एक देश को भी देख लो, एक देश को भी बहुत प्रकार की वस्तुएं चाहिए होती है, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, युद्धकालीन वस्तुएं, शांतिकालीन वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। तो इनमें से किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है पहले निर्णय में, और फिर कितनी मात्रा में करना है। अगर एक के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो दूसरे का उत्पादन कम होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। आप सोचते होंगे कि इतना मैं क्यों रिपीट करता हूं। दोस्तों तभी आपको आता है, तभी आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, क्योंकि पढ़ाई है, लड्डू नहीं उठाया और खा लिया। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं और मैंने बीच में वीडियो बनानी छोड़ दी थी, बट अब मैं आपके लिए रेगुलर बनाऊंगा। मैं पिछली बार के लिए माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के आपसे। तो आप देखिए, पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या उत्पादन करेंगे और क्या क्या उत्पादन नहीं करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे। क्या वस्तु का उत्पादन हो गया? नहीं हुआ, केवल विचारा है, केवल सोचा है। पहले देश की सरकार बैठकर विचार विमर्श करती है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है हमारे पास, जो कि सीमित मात्रा में है, उनमें से कौन कौन सी वस्तुएं बनानी है, कौन कौन सी नहीं बनानी है और कितनी मात्राएं बनानी है। पर उत्पादन बनने गई है, बनेगी यहाँ पे। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी वस्तु बनानी है, कौन सी नहीं बनानी और कितनी मात्राएं बनानी है। अब बनानी कैसे है, इंपॉर्टेंट बात। आप देखिए, दूसरी जो केंद्रीय समस्या है वो कैसे उत्पादन करे, हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे उत्पादन करे। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यह समस्या मुख्य रूप से वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, देखिए यह उत्पादन के चेन से संबंधित थी। यह उत्पादन की तकनीक के चेन से संबंधित है। अब आप ये बात समझिए, संबंधित है। देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की तकनीक के चयन से संबंधित है। यहां पे एक वर्ड में यहां पे मार्क कर रहा हूं,
तकनीक और यहाँ पे मार्क कर रहा हूं चयन। यहाँ पे हमने बहुत सारी वस्तुओं में से, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, पूंजीगत, बहुत सारी वस्तुओं में से ये डिसाइड करना था कौन कौन सी बनानी है, कौन कौन सी नहीं बनानी है और कितनी मात्रा में बनानी है। अब हम जो दूसरी समस्या है, जो दूसरी केंद्रीय समस्या है, उसमें हमें ये निर्णय लेना होता है कि भैया जो वस्तुएं बनानी है और जितनी क्वांटिटी डिसाइड हुई है उन्हें बनाना कैसे है। भाई दो तरीके की हमारी प्रचलित यानी फेमस तकनीक होती है। एक होती है श्रम प्रधान तकनीक या श्रम गहन तकनीक बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हम पूंजी प्रधान तकनीक या पूंजी गहन तकनीक, यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इन दोनों में से देखिए दो तकनीक होती है, एक होती है श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है हमारी पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक, अब इसको देखिए समझाता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पे हमने केवल ये डिसाइड किया कि किसी भी देश के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उन उपलब्ध संसाधनों में से कितनी वस्तुओं को बनाना है, किन किन वस्तुओं को बनाना है, किन किन वस्तुओं को नहीं बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है। केवल विचार है, केवल विचार है, केवल नियोजन है, सिर्फ मानसिक एक्सरसाइज है, आप ये समझ लीजिए। फिर आप प्रैक्टिकल वे में जब आप वस्तुएं बनाते हो तो आपके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम वस्तुएं कैसे बनाएं, यानी हम कौन सी तकनीक को चुने, हम श्रम प्रधान तकनीक को चुने या पूंजी प्रधान तकनीक को चुने। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं तकनीक क्या होती है। देखिए तकनीक का मतलब होता है काम करने का तरीका, काम करने के तरीके को हम तकनीक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको YouTube पे मतलब YouTube के थ्रू पढ़ा रहा हूं, बट क्या इससे पहले ऐसा होता था? नहीं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो वैदिक काल की, तो वैदिक काल में कैसे पढ़ाई होती थी कि गुरु के पास शिक्षे जाता था और गुरु मौखिक रूप से पढ़ाया करता था। फिर धीरे धीरे गुरुकुल बने, तो मतलब पढ़ाने का तरीका बदलता चला गया और आज ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ऐप के थ्रू पढ़ाया जाता है। देखो पढ़ाना क्रिया वही है बट पढ़ाने का तरीका बदलता गया, तो उसे कहते हैं तकनीक, यानी कार्य करने के तरीके को ही तकनीक कहते हैं। अब किसी वस्तु को बनाना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के साधन कहूं, कारक कहूं या आगत कहूं, एक ही बात होती है दोस्तों। इनका मतलब होता है इनपुट से, ठीक है। दो तरीके के उत्पादन कारक होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राथमिक जिसे प्राइमरी कह सकते हो, प्राइमरी इनपुट, और एक होते हैं द्वितीयक जिसे आप सेकेंडरी इनपुट कहते हैं। तो प्राथमिक में दोस्तों हमारे श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम आता है, ठीक है। ये तो दोनों नॉट चेंजेबल है, ठीक है। हमारा फोकस होता है इन दो पे, एक तो हमारे लिए लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक हमारे लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर जो मशीनें चलाएंगे, कैपिटल जिनसे मशीन हम खरीदेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि जब हम श्रम का, देखिए कुछ विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि वो श्रम प्रधान तकनीक में ये सोचते हैं कि पूंजी का प्रयोग नहीं होता और पूंजी प्रधान तकनीक में वो सोचते हैं कि श्रम का प्रयोग नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी वस्तु का निर्माण करना हो, भले इस शर्ट का करना हो, इस मार्कर का करना हो, इस बोर्ड का करना हो, दुनिया की किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का निर्माण करना हो यानी उत्पादन करना हो, आपको श्रम, पूंजी, भूमि, उद्गम और कच्चा माल, बिजली, पानी ये सब चाहिए चाहिए, तभी आप उत्पादन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि श्रम प्रधान तकनीक में पूंजी का प्रयोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम का प्रयोग नहीं होगा, बट फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? इनका नाम अलग अलग क्यों है? इसलिए है मेरे दोस्तों क्योंकि श्रम प्रधान तकनीक में श्रम का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं और पूंजी का प्रयोग हम कम करते हैं। यानी हमने जो जो वस्तुएं डिसाइड की है कि हम इन वस्तुओं को बनाएंगे और इतनी मात्रा में बनाएंगे, अगर इन चयनित वस्तुओं का उत्पादन हम श्रम यानी हाथों से ज्यादा बनाए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं
कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब भारत में मुगल शासनकाल था तो पूरा विश्व में भारत प्रसिद्ध था अपने हस्तशिल्प कला के लिए। तब भारत में जितनी अधिकांश वस्तुएं बनती थी वो हाथों से बनती थी दोस्तों। और जब हम किसी वस्तु या सेवा का निर्माण हाथों का ज्यादा प्रयोग करके और मशीनों का कम प्रयोग करके बनाते हैं तो उस तरीके को कहा जाता है श्रम प्रधान तकनीक। तो एक देश की सरकार को इन दोनों तकनीकों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अभी मैं आपको और अच्छे तरीके समझाऊंगा। देखिए, पूंजी प्रधान तकनीक में हम पूंजी का ज्यादा प्रयोग करते हैं और श्रम का प्रयोग कम करते हैं। भाई सिंपल सी बात, जब आप हाथों का ज्यादा प्रयोग करें मशीनों के कंपैरिजन में किसी वस्तु या किसी सेवा के निर्माण में तो वो श्रम प्रधान तकनीक कहलाएगी। और यदि आप पूंजी का ज्यादा प्रयोग करके यानी मशीनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और हाथों का प्रयोग कम कर रहे हैं तो वो श्रम प्रधान तकनीक है। अब इन दोनों में से किसे चुनना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कैसे उत्पादन करें कि ये जो समस्या है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की तकनीक के चयन से संबंधित है। यानी इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है एक देश की सरकार को। भाई जितने भी हमारे विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं यानी गरीब देश हैं, जितने भी गरीब देश हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होती है श्रम प्रधान तकनीक। क्यों होती है? क्योंकि गरीब देशों के पास श्रम बहुत ज्यादा होता है जबकि पूंजी बहुत कम होती है और बेरोजगारी की समस्या श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करके सुलझाई जा सकती है। मेरी बात समझ आ रही है? श्रम प्रधान तकनीक का अगर गरीब देश इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाएगी दोस्तों। जबकि पूंजी प्रधान तकनीक जो है अमीर देशों यानी विकसित देशों के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि उन देशों की जनसंख्या कम होती है, वहां पे श्रम की कमी होती है जबकि पूंजी की अधिकता होती है। तो उस अधिक पूंजी से वो बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करके अपनी पूंजी का सदुपयोग यानी सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो भाई ये वाली जो श्रम प्रधान तकनीक है ये बेरोजगारी की समस्या को दूर करती है। इसलिए जितने भी अविकसित देश या विकासशील देश यानी गरीब देश होते हैं उन्हें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। और जितने भी देश में श्रम की कमी होती है और पूंजी ज्यादा होती है उन्हें पूंजी प्रधान तकनीक करनी चाहिए। बट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे और आधुनिकीकरण आप नहीं करेंगे, आधुनिकीकरण मतलब क्या? आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है कि उत्पादन करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। क्योंकि आज के विश्व में आपने देखा होगा कि अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम सदैव श्रम प्रधान तकनीक को इस्तेमाल करेंगे ताकि बेरोजगारी की समस्या को सुलझाया जाए तो पर देश में आर्थिक समस्या तो बेरोजगारी की तो समस्या दूर होगी परंतु आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा। और आधुनिकीकरण ना होने की वजह से मेरे दोस्तों उस देश का जितना आर्थिक विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए एक देश की सरकार को इनका एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना के प्रयोग करना चाहिए ताकि देश में बेरोजगारी भी ना फैले और आधुनिकीकरण भी हो। तो आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बस आप हमें सपोर्ट जरूर करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस दूंगा। बहुत दिनों से चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट जरूर करें मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है तो देखिए, हमने पहले एक देश की सरकार के पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उस देश की सरकार को अपनी जनता के लिए क्या बनानी है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं बनानी है जिसकी वजह से उनके सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि भाई क्या उत्पादन करें और क्या ना करें और कितनी मात्रा में करें। तो पहली समस्या मैंने समझा दी। फिर कैसे करें ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे केवल सोचा था, यहाँ पे बन के वस्तु तैयार हो गई। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि वस्तु फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता स्थल यानी उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक क्या उड़ के पहुंचती है? ये मार्केट उड़ता हुआ आया था मुझे ले नहीं आया था, आप समझिए। तो अब आपको ये जो किसके लिए उत्पादन करे ये जो समस्या है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसे समझने में दिक्कत होती है।
ये दिक्कत मैं पूर्ण रूप से समझा दूंगा यदि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो। देखिए, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए मतलब कोई भी देश की सरकार किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करती है, किसके लिए करती है? अपनी देश की जनता के लिए, यानी उपभोक्ता के लिए, यानी उत्पादक के लिए, यानी समाज के लिए करती है। तो किसके लिए का मतलब है यहां पे लोगों से, लोग। और लोग हो सकते हैं तीन तरीके के, एक हो सकते हैं उपभोक्ता, एक हो सकते हैं उत्पादक, और एक हो सकता है समाज। अब समाज का एग्जांपल हो गया बाजार, स्कूल, कॉलेज, ये सभी समाज के अंग होते हैं दोस्तों। तो किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए, ये जो समस्या है मूलभूत रूप से यह समस्या मुख्य रूप से वस्तुओं व सेवाओं के वितरण या कहूं आवंटन कहते हैं शायद इसे। वितरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बंटवारा। यह समस्या मुख्य रूप से वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के चेन से संबंधित है। अब देखिए, पहली जो समस्या थी वस्तुओं के उत्पादन के चेन से संबंधित थी, दूसरी जो समस्या थी वो वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक से संबंधित थी, और तीसरी जो समस्या है वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण के चेन से संबंधित है। देखो, चेन वर्ड आया है क्योंकि हमारे जो संसाधन क्या है, दुर्लभ है, संसाधन लिमिटेड है, दुर्लभ है, और जहां दुर्लभता होती है वहां पे चेन सेल्फ इनवाइट होता है। देखिए, आपके पास पैसों की कमी है, आपके पास या आपके माता पिता के पास आपके पास पैसों की कमी है, तभी तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जितने भी आपके पास पैसे हैं तो उनमें से आप कौन सी वस्तुएं खरीदें और कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदें। जब भी कमी यानी दुर्लभता होगी तो चयन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि दुर्लभता और चयन दोनों को पृथक नहीं किया जाता, यानी दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। स्कार्सिटी एंड चॉइस को कभी भी अलग अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो देखिए, जो वस्तुएं बनके तैयार हो गई है, उत्पादन किसके लिए करें? अब देखिए, समाज को तीन वर्गों में, विशेष रूप से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, बांटा जाता है। समाज को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया हमारा उच्च वर्ग, यानी जो अमीर लोग आ जाते हैं, अमीर लोग। दूसरे मध्यम वर्ग जिसमें ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, और तीसरा होता है दोस्तों निम्न वर्ग। अब देखिए दोस्तों, एक देश की सरकार को ये भी, जो एक देश के उद्योगपति होते हैं या उत्पादक होते हैं, उनके लिए सामने पहली समस्या होती है कि क्या उत्पादन करें, क्या ना उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, ठीक है, कैसे उत्पादन करें, ये दूसरी समस्या होती है। अब तीसरी समस्या उनके सामने ये समक्ष खड़ी होती है कि जो वो वस्तु या जो वो सेवा बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? अमीर लोगों के लिए बना रहे, बहुत गरीब लोगों के लिए बना रहे, या मध्यम वर्ग के लिए बना रहे? सिंपल सी बात है। और उत्पादक जो होते हैं, देखिए सुनो जरा ध्यान से, जो उत्पादक होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। और अधिकतम लाभ वो कब कमा पाएंगे? जब वो वस्तुएं ज्यादातर किसके लिए बनाए? उच्च वर्ग के लिए या फिर मध्यम वर्ग के लिए। निम्न वर्ग के लिए बिल्कुल ना बनाए, उच्च वर्ग के लिए बनाए, यानी लग्जरी गुड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे वो। तो मध्यम वर्ग, तो उत्पादक हमेशा उनसे पूछा जाएगा तो वो अमीर लोगों के लिए या ठीक ठाक लोगों के लिए ही वस्तुएं बनाना चाहेंगे, निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं बनाना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे रोल आ जाता है देश की सरकार का। देश की सरकार क्या करती है? जितनी भी विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जितने भी नशीले पदार्थ की वस्तुएं होती हैं, जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं होती हैं,
उन पे लगाती है बहुत भारी कर, यानी टैक्स लगाती है, वहां से पैसा उठाती है। और जो भी उत्पादक ऐसे लोगों के लिए वस्तुएं बनाते हैं जो गरीब लोगों के लिए या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, उनको दे देती है आर्थिक सहायता। उनको क्या दे देती है? आर्थिक सहायता, जिससे दोस्तों इन तीनों में संतुलन बना रहता है। मेरी बात समझ आई? अगर आप उत्पादक वर्ग से पूछोगे तो वो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ही वस्तुएं बनाना चाहेगा, परंतु देश की सरकार जितनी भी विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जो अमीर लोगों की वस्तुएं होती हैं, उन पर क्या लगाते हैं? भारी कर लगाता है। जैसे फरारी कार हो गई, ठीक है, फरारी कार हो गई, या डीएसएलआर कैमरा हो गया, कोई भी महंगी चीज जो महंगी है, जो अमीर लोग खरीदते हैं, उन पे भारी कर लगाती है गवर्नमेंट। और जो भी ऐसी चीजें जैसे खाद्यान्न हो गए, जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो तीनों सेवन करते हैं जिसका। और खाद्यान्न तो सबसे मेन, राशन जिसे आप कहते हो, तो उन्हें देती है आर्थिक सहायता। तो तेज समस्या ये होती है, इसमें देश की सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर देश की सरकार यहाँ पे डिसाइड ना करे, देखिए अगर हम बात करें बाजार अर्थव्यवस्था में, तो बाजार अर्थव्यवस्था में तो भैया ये क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, ये तीनों महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय देश के कौन लेते हैं? बड़े बड़े उद्योगपति। किसके आधार पे? वस्तु की बाजार मांग व पूर्ति के आधार पर, ठीक है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में कौन लेता है? देश के केंद्रीय अधिकारी या फिर देश की सरकार। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर लेते हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए मेरे दोस्तों देश की सरकार हमेशा इन तीनों में कोशिश करती है सामाजिक भलाई की, यानी सामाजिक कल्याण की। और जो उत्पादक वर्ग है वो हमेशा कोशिश करते हैं अधिकतम लाभ कमाने की, जिससे दोस्तों क्या होता है? देश में सामाजिक कल्याण भी होता है और आर्थिक विकास भी होता है, यानी आर्थिक समृद्धि दर में भी वृद्धि होती है और आर्थिक विकास में भी। आर्थिक समृद्धि दर यानी जीडीपी का बढ़ना, आर्थिक विकास मतलब सभी लोगों का उसमें भागीदारी होना। देश की सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि जो आर्थिक समृद्धि दर है वो आर्थिक विकास के रूप में बदले। तो आई होप दोस्तों ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरी इकोनॉमिक्स से समझ पाती हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए थे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा, और पिछली बार के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।